Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are fine and doing well at home. Children, today we are going to start next chapter, Theory of Cost, from Microeconomics Standard 11th. So first of all, we will clear about the basics of this chapter. What do you mean by cost? Cost है क्या? बेटा cost जो नाम से समझ में आ रहा है, cost यानी कि खर्चा. जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उसके ऊपर आने वाली लागत. तो इकोनॉमिक टर्म में कोस्ट एक वो खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर है जो इनपुट्स के ऊपर लगाया जाता है. मतलब जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ आउटपुट निकालने के लिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है तो उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उसे कोस्ट कहा जाता है. सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट्स. अब ये जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, ये जो खर्चा किया जा रहा है, ये दो तरीके से किया जाता है. इट मे बी इम्प्लिसिट, इट मे बी एक्सप्लिसिट. दो तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है. उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा? बाहरी खर्चा. ठीक है, जो बाहर से जो चीज़ें खरीदी जाएंगी, जो इनपुट्स मार्केट से परचेज किए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि वही किया जा रहा है. इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्लियर करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगी बात. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो एक्चुअल में खर्चा किया जा रहा है. एक्चुअल में तभी इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हम बाहरी खर्चा कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मार्केट से खरीदी जाएगी उसके ऊपर हम पैसा खर्च करेंगे. सो इट बिकम्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहरी खर्चा. फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑन लैंड. अब हमने लैंड ली. जब आप किसी से लैंड लेंगे काम करने के लिए, ज़मीन खरीदेंगे, उसके ऊपर रेंट देंगे, किराया भाड़ा देंगे. ठीक है, और लैंड एक फिक्स फैक्टर है हमारा बेटा. जिस दिन हमने लैंड खरीद ली, जिस दिन लैंड परचेज कर ली, रेंट पे, मतलब कि जिस दिन हमने हमने लैंड किसी से ले ली, उसी दिन से हमारा रेंट लगना शुरू हो जाता है. रेंट वो खर्चा है जो उस दिन स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आपने खरीद ली. फॉर एग्जांपल, हमने एक लैंड ली या एक घर लिया, हाउस ऑन रेंट. हमने घर लिया रेंट पे, हमें उसे रहना है, लेकिन हमने सोचा कि अगले महीने शिफ्ट होंगे, अभी पहले अपना सामान बांधेंगे, डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या रखना है. थोड़ा हमने टाइम ले लिया, सपोज करते हैं 15 दिन ले लिया. तो लेकिन किराया उस दिन शुरू हो गया जिस दिन फिक्स रेट पे हमने रेंट पे वो घर लिया. अनदर एग्जांपल, हमने एक घर ले लिया किराए पे, अपना सामान रखा, हमें फ़ौरन जाना पड़ गया या कहीं भी अचानक से जाना पड़ जाता है. 2 महीने 6 महीने के लिए कमरा खाली पड़ा है, हम रह नहीं रहे लेकिन हमारा सामान पड़ा है, तो रेंट चालू रहेगा. आप वहाँ रहो या ना रहो, लैंड का रेंट आपको देना ही देना है, हाउस रेंट. तो सेम एज प्रोडक्शन करने के लिए जब लैंड खरीद ली गई, रेंट लगना उसी दिन से शुरू हो जाता है, द सेम टाइम, सेम मिनट. पेमेंट ऑफ वेजेस. आपने लेबर बाहर से ली, ठीक है, खुद काम नहीं कर रहे, लेबर मार्केट से खरीद रहे हैं. अब घर पे भी देखो, सफाई करवाने के लिए हम मजदूर रखते हैं. अगर जिस दिन आपने उसे रखा, 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, वो पूरे दिन का भाड़ा आपसे लेगा, पूरे दिन की अपनी मेहनत, अपनी लेबर आपसे लेगा. तो आप उसको क्या देते हो काम के बदले? उसके वेजेस या सैलरीज हम देते हैं. ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस इज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जब आप बाहर से लेबर ले रहे हो, उसको खर्चा कर रहे हो, दैट बिकम्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट. थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स. आपने कैपिटल ली, किसी से पैसा उधार लिया काम करने के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या दोगे? उसको ब्याज दोगे इंटरेस्ट के रूप में. इंटरेस्ट इज नोन एज ब्याज इन हिंदी. तो जो हमने बोरो किया, जो हमने लोन लिया बाहर से, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, जो पैसा आप साथ में दोगे. अब कोई भी हमें फ्री में तो पैसा देगा नहीं कि भैया काम करना है, ठीक है, जितना मांगते हो उतना देंगे. वो भी तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशन, उसके अंदर अपनी कमीशन, जिसको हम इंटरेस्ट कह रहे हैं, वो हमसे चार्ज करेगा. तो हमने बाहर से पैसा लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट बिकम्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज नॉन फैक्टर इनपुट. अब रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना खरीदेंगे, तो जितना खरीदेंगे उतना पैसा बाहर खर्च कर देंगे. तो जो चीज़ें बाहर से खरीदी जा रही हैं उसे हम कहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आने वाले खर्चे को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्लियर? बाहरी खर्चा. ओके, लेट्स मूव टू द इम्प्लिसिट कॉस्ट नाउ. इम्प्लिसिट है अंदरूनी खर्चा, मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ ऑन इनपुट्स. खुद के यूज़ किए गए चीज़ों के ऊपर किया गया खर्चा. तो एक्चुअल में वो होगा ही नहीं. अब मैं लैंड के ऊपर मेरी खुद की ज़मीन यूज़ कर रही हूँ, अपनी ज़मीन पे ही फैक्ट्री लगा रही हूँ, कोई बिल्डिंग प्लॉट कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज खोल रही हूँ, कुछ भी काम शुरू कर रही हूँ, प्रोडक्शन का काम. तो लैंड तो मेरी खुद की यूज़ हो रही है, यानी मुझे बाहर कुछ पे नहीं करना. तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा ना. इसलिए मैंने बोला कि एक्सप्लिसिट यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो एक्चुअल में मार्केट में खर्च किया जाएगा. लेकिन ये क्या है? सेल्फ ऑन इनपुट्स के ऊपर किया गया खर्चा, जो कि ऑनर की खुद की जब चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें सप्लाई कर रहा है, जो भी इनपुट सप्लाई कर रहा है, वो उसके खुद की चीज़ें दी हुई हैं. जैसे कि मान लो वेजेस ऑफ द ओनर, वो खुद ही लैंड के ऊपर काम कर रहा है,
खुद ही उसके ऊपर काम कर रहा है लेबर के रूप में, तो उसको जो उसकी सैलरी बनती है, जो वेजेस बनती है, वो उसे अपने बिजनेस से निकालेगा, उसे बाहर पे नहीं करनी। अगर वो नहीं निकाल रहा है तो वो उसका इनकम एडिशन है। रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग, जो वो बाहर पे करता तो खर्चा होता, अब खुद से अपनी यूज़ कर रहा है तो वो बाहर पे नहीं करना पड़ रहा, वो उसके इनकम में ऐड हो रहा है। या हम कहें कि कैपिटल अपनी खुद की यूज़ कर रहा है, पैसा खुद का लगा रहा है, तो इंटरेस्ट बाहर पे नहीं करना, तो वो भी उसका अपना अंदर का खर्चा हो गया। ठीक है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो पैसा लगाएगा वो प्रॉफिट लेता है। अगर हम बाहर से कोई बंदा हमारी उसके अंदर कंपनी के अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है, उसका शेयर होल्डर बन रहा है, तो वो प्रॉफिट भी लेगा हमसे। लेकिन अगर हम खुद ही पैसा लगा के खुद ही काम कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट भी हमारा खुद का है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाती है। सो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. Now there is a important point which is to be noted regarding explicit and implicit cost. This is an important point. बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंट्स में शो करते हैं, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो एक्चुअल खर्चा है जो ऑनर ने किया। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो ऑनर ने एक्चुअली पे नहीं किया, उस पर कोई खर्चा नहीं किया, खुद के इनपुट्स यूज़ कर रहा है, मार्केट में कुछ भी पे नहीं किया गया है, तो किसको हम ऐड करते हैं या अकाउंट्स में शो करते हैं, ओनली explicit cost. Clear? Now there is an example children, find total explicit and implicit cost. So these are the certain items given to you. First is investment in fixed assets. मैं आपको बताती जाऊंगी, सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट की गई बिजनेस के अंदर 2000 रुपये की, टोटल आई सेड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहा है वो, टोटल इन्वेस्टमेंट की गई 2000 की, यानी बिजनेस में फिक्स असेट्स के ऊपर लगाया गया, चाहे कैपिटल मशीनरी खरीदी गई, लैंड के ऊपर लगाया, जो भी है, इन्वेस्टमेंट टोटल जो भी वो 2000 की हुई। ठीक है, ये 1000 में फिगर्स हैं सभी हमारे एक्स्ट्रा में, सो यानी रुपीज़ इन 1000। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स एट 12% पर एनम, जो इन्वेस्टमेंट की गई 2000 की, उसमें जो बोरोइंग्स की गई यानी बाहर से जो पैसा लिया गया टोटल वो 1500 का था, यानी इस 2000 में 1500 तो बोरोइंग की गई, यानी वो तो रह गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो बाकी के 500 रुपये हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 12%। अब खुद का अगर हम निकालेंगे तो भी 12% ही लगेगा, जो पैसा हम बाहर से नहीं लेके खुद की यूज़ कर रहे हैं उसका अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो वो भी तो हमारे लिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। वेजेस पेड, पे की गई हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एनुअल रेंट ऑफ द ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, एनुअल रेंट, रेंट ऑफ द ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग है देखो, एनुअल रेंट ऑफ द ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये क्या बन जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, खुद की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे किया जा रहा है, इट मीन्स वो बाहर का खर्चा है। एस्टिमेटेड ओनर सर्विसेज, खुद की सर्विसेज, ठीक है, खुद से सर्विसेज दे रहा है, खुद लेबर की तरह काम कर रहा है, तो ये 240 क्या बन जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलो सॉल्यूशन ध्यान से सुनते हैं अब हम। सबसे पहले हम बताते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब आप निकालोगे बेटा, कौन कौन से फिगर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1500 जो कि बाहरी खर्चा है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट पे किया गया, तो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी 1500 के ऊपर 12% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगी वैल्यू बेटा, 180। ठीक है, 1500 के ऊपर 12% आप लगाओगे तो वैल्यू आ गई 180। फिर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वेजेस हमने पे की, बाहर पे की 120। एनुअल रेंट मैंने आपको बोला खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग का ओनर का रेंट है, तो 100 रुपीज़ क्या है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो हम एक्सप्लिसिट में इंक्लूड नहीं करते। एनुअल डेप्रिसिएशन बाहर जा रहा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एस्टिमेटेड ओनर सर्विसेज, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो अब एक्सप्लिसिट का खर्चा टोटल कितना दिया जा रहा है, कितना हो रहा है, 400 का, 180 प्लस 120 प्लस 100 दैट इज 400। ये तो हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब निकालते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब इम्प्लिसिट में देखें, इस 2000 में 1500 तो बोरोइंग्स थी, ठीक है, 2000 में 1500 बोरोइंग्स थी, बच गया 500 जो कि सेल्फ ओन्ड है, खुद का पैसा लगाया जा रहा है 500। अगर उसका इंटरेस्ट हम पे नहीं कर रहे तो खुद की इनकम है, तो 1500 का 1200 निकाल लें, दैट इज़ ₹60, तो इंटरेस्ट हमारा 60 रुपीज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उसके बाद हमें ये पॉइंट दिखा, एनुअल रेंट ऑफ द ऑनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये 100 क्या है, फैक्ट्री जो खुद की लगाई हमने, खुद की लैंड यूज़ की, उसका रेंट जो लगता है वो 100 रुपीज़ का, वो हमारा बच रहा है, वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एस्टिमेटेड ऑनर सर्विसेज ₹240, यानी खुद लेबर के रूप में काम कर रहा है, तो ये 240।
अब इन तीनों का टोटल कर दे तो हमारे पास आ गया 400, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी 400 आई और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी 400 आई। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT. Okay, let's move to the next concept now. Types of cost. Cost की कितनी टाइप्स हैं? There are two types of cost, children. Short run and long run. टू कंसेप्ट होते हैं कोस्ट के, शॉर्ट रन कंसेप्ट एंड लॉन्ग रन कंसेप्ट. लॉन्ग रन आपके सिलेबस में नहीं है, हम शॉर्ट रन कंसेप्ट सिर्फ कर रहे हैं. शॉर्ट रन कंसेप्ट के अंदर बेटा कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं. ये मैं आपको पहले प्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ. तो जो फिक्स फैक्टर्स हैं हमारे, फिक्स फैक्टर्स समझ में आती है हमें. फिक्स फैक्टर कौन से हैं? जो यूज़ होंगे ही होंगे. वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होंगे हम उतना यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फिक्स डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. आउटपुट बढ़े या घटे, फिक्स फैक्टर यूज़ होगा ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. जैसे जैसे हम अपना आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर का यूज़ भी कम ज़्यादा होता रहता है. और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या है? वो खर्चा जो फिक्स फैक्टर्स के ऊपर आता है. वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा है जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर आता है. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. लेट मी रिपीट. फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा? विच डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. जो हमारी लागत आनी ही आनी है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें. अभी मैंने आपको एक रेंट का एग्जांपल दिया कि लैंड का रेंट शुरू हो जाता है उस सिंगल मिनट से जिस दिन हमने वो लैंड परचेज की. अब जो हमारा परमानेंट स्टाफ होगा, अब जैसे कोरोना चल रहा है, हमारा जो परमानेंट स्टाफ होगा उसे सैलरी जाएगी जाएगी, चाहे काम हो या ना हो, स्कूल की छुट्टी हो नहीं हो, सैलरी पे करनी ही पड़ेगी. लेकिन जो वेरिएबल है, जिन्हें हम हावरली बेसिस पे काम करवाते हैं या डे बेसिस पे काम करवाते हैं, वो हमारा कैजुअल लेबर होगी, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बनती है. लाइक एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स, इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट. इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स, दैट बिकम्स फिक्स कॉस्ट. वो हमें पे करनी ही करनी है चाहे हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. तो जो चीज़ें लाइक लाइसेंस फ़ीस क्या है? फिक्स कॉस्ट है. हमने लाइसेंस ले लिया, उसके ऊपर फीस लगेगी, वो हमारा फिक्स कॉस्ट का है. एग्जाम्पल है कि वो हमें पे कर दिए एक बार. ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे तो हम आगे जाके बोल के थोड़ी आएंगे कि हमारी प्रोडक्शन अभी रुकी हुई है तो लाइसेंस की फ़ीस कम कर दो या अभी पोस्टपोन कर दो, हम नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे. ऐसा नहीं है. ठीक है, अब लाइक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, कि जितना यूज़ होगा उतना खर्चा होगा. अब घर का बिल आता है, ये फिक्स तो नहीं है कि हर 2 महीने का बिल अगर हमारा आ रहा है तो 4000 ही आ रहा है. भाई जब एसी चलेगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 भी आ सकता है. एसी नहीं चलेगा तो हो सकता है थोड़ा कम भी आ जाए. फिर हीटर चलेगा तो बिल एसी से भी ज़्यादा आ सकता है. डिपेंड करता है कि हम कितना यूजेज कर रहे हैं. तो वो खर्चा जो जितने यूज़ पे आए उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं. वो खर्चा जो आना ही आना है, चाहे हम कम करें या ज़्यादा यूज़ करें, दैट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट. चलो अब कंसेप्ट की बात करते हैं टोटल कॉस्ट की. तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल फिक्स कॉस्ट, आई रिपीट, वो खर्चा जो फर्म द्वारा किया जा रहा है फिक्स्ड इनपुट्स के ऊपर. जो हम फिक्स इनपुट्स मार्केट से परचेज करें, सपोज हमने लैंड परचेज किया, वो प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, वो खर्चा हमारा आना ही आना है. टोटल फिक्स कॉस्ट. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखो अभी मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन हो या ना हो. तो प्रोडक्शन 0 थी, कुछ भी नहीं हो रही तो भी फिक्स कॉस्ट 10 यूनिट्स आ रही है. प्रोडक्शन हुई तो भी 10 का खर्चा आ रहा है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट है तो TFC की शेप कैसी होगी? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू OX एक्सिस. हमें पता है OX पे हम आउटपुट या क्वांटिटी शो करते हैं, OY एक्सिस पे हम प्राइस यानी कि यहाँ कॉस्ट शो कर रहे हैं. OY एक्सिस पे कॉस्ट और OX एक्सिस पे आउटपुट. ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ TFC. आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. द आंसर विल बी द शेप इज द शेप ऑफ TFC curve will be horizontal straight line parallel to OX axis because it remains constant at each and every level of output. नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अभी बताया मैंने, कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑन वेरिएबल इनपुट्स, कि जितना हम यूज़ करेंगे उतना खर्चा आएंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इज जो हमारी TVC है वो 0 आउटपुट पे 0 रहती है. हम प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आ रही, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है. एक इम्पॉर्टेंट बात कि
कि वेरिएबल कॉस्ट जो हम शो करते हैं या जो हम प्लॉट करते हैं वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा बेटा वो स्टार्टिंग की स्टेज में बढ़ेगी, पहले इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि जो हमारे कॉस्ट कर्व्स हैं वो प्रोडक्शन कर्व्स के अपोजिट होते हैं। क्लियर, जो हमारे कॉस्ट कर्व्स हैं वो प्रोडक्शन कर्व्स के अपोजिट होते हैं, उसके रिवर्स रहते हैं। तो वेरिएबल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, घटना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ टीवीसी की शेप क्या है बेटा, देखो इनवर्स यू शेप, सॉरी इनवर्स एस शेप्ड। यू कैन सी द शेप ऑफ टीवीसी। आपको फ्री हैंड से बनानी है लाइक दिस, सिंपल सा कर्व शो करना है, दैट इज द शेप ऑफ टीवीसी। एंड व्हाई द शेप ऑफ टीवीसी इनवर्स एस शेप्ड? द आंसर इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, what is the shape of TVC? Inverse S shaped. And why it is inverse S shaped? Second question arise. Your answer will be due to law of variable proportion. The shape of TVC is inverse S shaped. And one more important, in true or false if I'll ask, is that TVC remains zero at zero output? Yes, क्योंकि जितना हम आउटपुट करेंगे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट रेज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो टीवीसी भी नहीं आती, लेकिन फिक्स कॉस्ट आती ही आती है ज़ीरो आउटपुट के ऊपर भी। क्लियर, अब हम इनका कंबाइंड डायग्राम देते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट किसका एडिशन है बेटा, टीएफसी एंड टीवीसी। टीएफसी आपकी स्ट्रेट लाइन थी, टीवीसी आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई, क्योंकि जीरो पे जीरो थी तो ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई कर्वी शेप में इनवर्स एस शेप को हमारी शो कर रही थी। अब टीसी क्या है, टीएफसी और टीवीसी का टोटल। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, अगर मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में फिक्स कॉस्ट का ही गैप है। ठीक है, मान लो ज़ीरो आउटपुट के ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करें। वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो आउटपुट पे हमारी ज़ीरो थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट 10 थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10। टोटल कॉस्ट किसका टोटल है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। टीसी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ज़ीरो आउटपुट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो ही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी 10 आ रही थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10। यानी जो टीसी स्टार्ट होगी वो 10 वाले पॉइंट से शुरू होगी। क्लियर, 10 वाले पॉइंट से शुरू होती हुई उसके बाद पैरेलल जाएगी टीवीसी के। अब टीसी और टीवीसी एक दूसरे के पैरेलल क्यों जा रही हैं, बिकॉज इट शोज द गैप ऑफ fixed cost. I hope it is clear to you. Let me repeat. The shape of TFC is straight horizontal straight line parallel to OX axis. Clear? And the shape of TVC is inverse S shaped. Inverse S shaped due to law of variable proportion. And TC will start from the point of TVC, because at zero level of output TC starts from the point of TVC, because TC is the summation of TVC and TFC, and at zero level of output VC remains zero, but fixed cost will come, and whatever will be the value of fixed cost we have chosen, the same TC will start from that point only. अब हमने 10 लिया तो देखो 10 वाले पॉइंट से शुरू हो रही है TC, and afterward it will go parallel to TVC. Let me show you how to draw. सबसे पहले हमने यहाँ से TVC ड्रॉ की। अब इस पॉइंट से अगर आपकी फिक्स कॉस्ट थी तो यहीं से पैरेलल जाती हुई हमारी टीसी की शेप जाएगी, एंड द गैप शोज द वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्लियर? सो चिल्ड्रन, these are the basics of this chapter. We will continue with the next concept. So till then, stay connected, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead, children. Bye bye.